हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एक नए साझेदार के फर्म में प्रवेश करने पर कौन कौन सी जनरल एंट्रियां की जाती हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। जब भी कोई नया साझेदार हमारे फर्म में प्रवेश करता है तो उसमें जो सबसे पहली जनरल एंट्री होती है वो होती है उसके द्वारा लाई गई पूंजी की। ठीक है, तो अब इसमें भी दो कंडीशन है कि पूंजी या तो वो कैश में भी ला सकता है या फिर पूंजी के लिए वो कोई संपत्ति भी दे सकता है। तो इसमें भी दो कंडीशन हैं, उन दोनों कंडीशन को हम लोग लिखेंगे कि पूंजी रोकड़ में लाना, ठीक है, यानी कि नकद लाना, रोकड़ में लाना। तो इसमें आपकी क्या जनरल एंट्री हो जाएगी? तो हो जाएगा कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, और टू जो भी न्यू पार्टनर का नेम रहेगा, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हम लोग करके दिखा देंगे। और आपका नरेशन रहेगा बीइंग कैश ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर एज कैपिटल। ओके, ये हो गया पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है कि पूंजी संपत्ति या माल के रूप में लाना, या माल के रूप में लाना। इसमें क्या हो जाएगा? सिंपल सा, संपत्ति रहेगी तो एसेट्स को हम लोग डेबिट करेंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट। स्टॉक रहा और स्टॉक रहेगा तो स्टॉक या फिर परचेस आप कर सकते हैं, परचेस अकाउंट डेबिट टू जो भी उसका नाम रहेगा, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, ये हो गया। यहाँ पे भी हो जाएगा ब्रिंग एसेट्स और स्टॉक ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर एज कैपिटल। ठीक, तो ये दो कंडीशन हो गई जब हमारा साझेदार जो है वो पूंजी ला सकता है, एक रोकड़ के रूप में और एक संपत्ति या माल के रूप में। देखिए, आप अगर जनरल एंट्री आती है, जनरल एंट्री का नियम अच्छे से याद है तो आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर जनरल एंट्री के नियम के हिसाब से देखिए तो अगर कोई भी संपत्ति व्यापार में आ रही तो उसे डेबिट करते हैं। कैश हमारी संपत्ति है तो कैश को डेबिट कर रहे हैं, एसेट आ रहा है या फिर स्टॉक आ रहा है तो उसको हम लोग डेबिट कर दे रहे हैं। और जो व्यक्ति देने वाला होता है उसको हमेशा क्रेडिट करते हैं। तो देने वाला कौन है? नया साझेदार, तो इसलिए उसको हम लोग यहाँ पे दोनों ही जगह पे क्रेडिट किए हुए हैं। तो ये सिंपल सी जनरल एंट्री का अगर आपको नियम याद है तो आप सारी जनरल एंट्री आराम से कर सकते हैं। तो ये हो गई पहले पूंजी लाना। अब आगे क्या है, आइए वो भी देख लेते हैं। अब आगे कौन सी जनरल एंट्री होगी? तो अगली एंट्री होगी ख्याति लाने की, तो उसे भी देख लेते हैं। अब है कि नए साझेदार द्वारा अपने हिस्से की ख्याति की राशि निजी रूप में पुराने साझेदार को देना। अगर कोई नया साझेदार व्यक्तिगत तौर पे किसी पुराने साझेदार को अपनी ख्याति की राशि दे रहा है तो इसका कोई भी जनरल एंट्री हमारी बुक में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये व्यक्तिगत रूप से दिया जा रहा है। ठीक है, तो व्यक्तिगत जो भी कार्य किया जाता है उसकी कोई भी एंट्री हमारी पुस्तकों में नहीं की जाती है। अब इसके बाद है, अब है कि नए साझेदार द्वारा अपने हिस्से की ख्याति की राशि लाना। अब इसमें भी दो कंडीशन है, सेम पूंजी की तरह, कि ये ख्याति की राशि नकद भी आ सकती है। अगर वो नकद ला रहा है तो क्या एंट्री होगी? सिंपल सी, कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू जब भी नया साझेदार ख्याति की राशि लाता है तो उसको हम लोग ख्याति को प्रीमियम लिख करके दिखाते हैं। ठीक है, टू प्रीमियम। ठीक है, इस तरीके से दिखाया जाता है। अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा बीइंग कैश ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर एज गुडविल। ठीक, ये हो गया। अब दूसरा कंडीशन हमारा क्या होगा कि वो संपत्ति के रूप में मान लीजिए ला रहा है। ठीक है, संपत्ति मतलब ख्याति की राशि के बदले में वो क्या ला रहा है? संपत्ति ले आ रहा है। अगर तो इस कंडीशन में भी सिंपल सा, कैश अकाउंट की जगह पे जो भी संपत्ति आएगा उसका नाम हो जाएगा, यानी कि एसेट्स अकाउंट डेबिट कर देंगे, और टू प्रीमियम। ये ध्यान दीजिएगा कि प्रीमियम हमेशा गुडविल के लिए यूज़ किया जाता है जब भी नया साझेदार फर्म में प्रवेश कर रहा हो। बस यहाँ पे हो जाएगा सेम वही, बीइंग एसेट्स ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर एज गुडविल। ओके, ये हो गया। अब इसके बाद है पुराने साझेदारों द्वारा ख्याति की राशि त्याग अनुपात में बांटना। देखिए, जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो जो पुराने साझेदार होते हैं वो अपना कुछ लाभ का हिस्सा त्याग करते हैं नए साझेदार के लिए। तो जब उन्होंने अपने लाभ का हिस्सा दिया है तो उसके बदले में जो भी नया साझेदार ख्याति की राशि लाएगा तो वो लोग क्या करते हैं, जितना उन्होंने अपने लाभ का हिस्सा दिया उसी अनुपात में वो लोग उस ख्याति को बांट लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए पुराने साझेदार जो हैं वो 1:1 यानी कि बराबर बराबर अपना त्याग कर रहे हैं, तो ख्याति की राशि जो भी नया साझेदार लेके आएगा उसको वो दोनों ही अपने बराबर बराबर भाग में बांट लेंगे। तो उसके लिए जो यहाँ पे जर्नल एंट्री होती है वो होती है प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा बीइंग प्रीमियम क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आप समझ लीजिए। प्रीमियम यानी कि गुडविल जो हमारा है, चाहे वो नकद लाया हो चाहे वो एसेट में लाया हो, उन दोनों ही कंडीशन में पुराने साझेदार क्या करते हैं, उस प्रीमियम की राशि को अपने त्याग अनुपात में बांटते हैं। तो दोनों ही कंडीशन में आपकी जो बांटने की एंट्री होगी वो सेम एंट्री, यही एंट्री होगी। ठीक है, इसके अलावा और कोई एंट्री नहीं होगी। अब दूसरी चीज़ कि जब ये लोग बांट रहे हैं, यानी कि ओल्ड पार्टनर्स को तो यहाँ पे पैसा मिल रहा है एक तरीके से, तो हमने यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स को क्रेडिट क्यों किए हैं अगर जनरल एंट्री के नियम से देखें तो इसलिए कि अभी इन्हें मिला नहीं है। इन्होंने सिर्फ क्या किया है, बांट लिया कि हमें इतना मिलने वाला है, इतना हमारा हिस्सा है, अभी इन्हें मिला नहीं। अब इसके आगे का जो जनरल एंट्री होगा उसमें इन्हें क्या होगा, प्रीमियम का अमाउंट मिलेगा। ठीक है, तो भाई उसे भी देख लेते हैं। तो अब है कि पुराने साझेदार द्वारा अपने हिस्से की ख्याति की राशि पूर्णतः या अंशतः निकाल लेना, यानी कि जो ख्याति की राशि उन्हें अभी नए साझेदार से मिली है और उन्होंने उसे अपने त्याग अनुपात में बांट लिया है, तो अगर उनका मन है तो वो चाहें तो वो पूरी की पूरी राशि निकाल सकते हैं अपने पास, या फिर चाहें तो कुछ राशि छोड़ करके कुछ राशि सिर्फ और सिर्फ अपना नकद निकाल सकते हैं, या फिर अगर वो चाहें तो वो बिल्कुल भी नहीं निकालेंगे, वो अपने फर्म में ही उसे रहने देंगे, बाद में निकालेंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर वो लोग नहीं निकाल रहे, ठीक है, अगर वो अपनी ख्याति की राशि नहीं निकाले, क्वेश्चन में नहीं कहा है कि उन्होंने अपनी ख्याति की राशि निकाली है, तो उस कंडीशन में हमें कोई भी जनरल एंट्री नहीं करनी, हमें सिर्फ और सिर्फ जो उन्होंने बांटा है बस वहीं तक एंट्री करनी है। लेकिन अगर उन्होंने ख्याति की राशि निकाली है चाहे पूरी या फिर थोड़ी, तो उस कंडीशन में हमें जनरल एंट्री पास करनी होगी। तो उसके लिए जो एंट्री होगी वो सिंपल सा होगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा बिंग अमाउंट ऑफ प्रीमियम फुल्ली और पार्शियली withdrawn by ओल्ड पार्टनर्स। ठीक, यानी कि क्या हुआ कि जो प्रीमियम का अमाउंट है वो ओल्ड पार्टनर्स के द्वारा फुल्ली, अगर पूरा निकाले हैं तो फुल्ली यूज़ होगा, अगर थोड़ा निकाले हैं तो पार्शियली यूज़ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब उन्होंने पैसा निकाले तो कैश और बैंक को हमने क्रेडिट कर दिया, क्योंकि संपत्ति हमारी व्यापार से बाहर जा रही है और क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स को मिल रहा है तो इसलिए ओल्ड पार्टनर्स को हमने यहाँ पर डेबिट कर दिया। तो ये हो गई अगर वो लोग ख्याति की राशि को निकाल रहे हैं तो। ठीक, अब आइए इसके बाद देखते हैं कि अगर नया साझेदार अपनी ख्याति की राशि नकद नहीं लाता है तब क्या करेंगे। तो देखिए इस कंडीशन में अगर नया साझेदार जो है, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा नया, ठीक है, नए साझेदार द्वारा, तो अगर नया साझेदार ख्याति की राशि नकद नहीं ला पा रहा है तो भी ख्याति का कैलकुलेशन तो होगा ही कि हमें नए साझेदार से कितनी ख्याति की रकम चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर पुराने साझेदार अपने लाभ का हिस्सा दे रहे हैं नए साझेदार को, तो उन्हें नए साझेदार से उनकी ख्याति का रकम लेने का अधिकार है। ठीक है, लेकिन अगर वो नकद नहीं ला पा रहा है तो उस कंडीशन में जो जर्नल एंट्री बनेगी वो बनेगी न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे ये इसका जो अमाउंट रहेगा वो रहेगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक, और इन लोगों का जो अमाउंट रहेगा वो रहेगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। अभी हम इसे आपको समझा देते हैं। देखिए, नया साझेदार ख्याति की राशि नकद नहीं लाया तो वो हमारा क्या हो गया, देनदार हो गया, यानी कि अभी हमें उससे पैसा मिलेगा। तो देनदार हमेशा क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, तो इसलिए हमने न्यू पार्टनर्स को डेबिट कर दिया। ओल्ड पार्टनर को उन नए साझेदार की ख्याति की राशि चाहिए, ठीक है, उसे अभी मिलना बाकी है, तो वो ओल्ड पार्टनर क्या हो गए, न्यू पार्टनर के लिए लेनदार हो गए, यानी कि क्रेडिटर हो गए, और क्रेडिटर हमेशा क्रेडिट में दिखाई जाती है, तो इसलिए हम लोग क्या किए, इन्हें क्रेडिट में दिखा दिया। अब रही बात अमाउंट की, तो न्यू पार्टनर का जब हम लोग गुडविल कैलकुलेट करेंगे तो उस गुडविल में हम लोग देखेंगे कि ओल्ड पार्टनर से हमें कितना गुडविल चाहिए, कितना गुडविल का अमाउंट चाहिए, तो उस गुडविल का अमाउंट हम लोग यहाँ पर उसके सामने लिख देंगे, और उस गुडविल को ये लोग जो भी ओल्ड पार्टनर्स आएंगे वो जिस रेशियो में अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे तो उसे हम लोग उनके सामने दिखा देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद ये तो हो गया नए साझेदार से संबंधित। अब अगर हमारे आर्थिक चिट्ठे में यानी कि बैलेंस शीट में पहले से ही गुडविल दिखाया हुआ है, हम जैसे कि मैंने जो क्वेश्चन दिया हुआ है और पहले से ही उसमें गुडविल लिखा हुआ है बैलेंस शीट बना करके, उस गुडविल का हमें क्या करना है उसे देख लेते हैं। अब देखिए, अगर हमारे बैलेंस शीट में पहले से ही गुडविल है, इसका मतलब वो गुडविल किससे संबंधित है, जो कि पुराने साझेदार होंगे उनकी वजह से वो गुडविल व्यापार में आई होगी। ठीक है, तो वो गुडविल किसकी हुई, इनकी हुई। तो जब वो गुडविल इनकी वजह से व्यापार में आई है तो जाहिर सी बात है कि उस गुडविल को ये लोग ही अपने अनुपात में बांटेंगे। तो इसलिए जो एंट्री हो जाती है वो हो जाती है यहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे जो गुडविल फर्म में पहले से रहती है उसको हम लोग गुडविल ही दिखाते हैं। ठीक है, अभी से ध्यान रखें,
नया साझेदार जो ख्याति की राशि लाता है उसे प्रीमियम लिखते हैं, लेकिन जब हमारे आर्थिक चिट्ठी यानी बैलेंस शीट में पहले से ख्याति लिखी हुई रहती है तो उसे गुडविल से ही दिखाते हैं। ठीक है, अब देखिए क्योंकि ये गुडविल इनकी वजह से आई है, पुराने साझेदारों की वजह से, तो जो भी पुराना गुडविल रहेगा वो इन लोगों में नए साझेदार के प्रवेश के समय बांट दिया जाता है ताकि इन लोगों के साथ कोई अन्याय ना हो। अब उसके बाद नए साझेदार के आने के बाद जो फिर से नया गुडविल आएगा व्यापार में, उसे नए आर्थिक चिट्ठी में बाद में दिखाया जाएगा, लेकिन जो पुराना अभी तक का गुडविल है जो कि इनकी वजह से है वो हमें क्या करना होता है, इनमें बांटना होता है। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगर आपके बैलेंस शीट में पहले से गुडविल दिया हुआ है तो क्वेश्चन में अगर कुछ भी नहीं कहा है तो भी आपको ये ध्यान रखना है कि आपको उस गुडविल को पुराने साझेदारों के जो उनका पुराना लाभ हानि अनुपात होगा उसी में बांटना है। ठीक है, तो ये एंट्री हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा बीइंग ओल्ड गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड पीएल रेशियो। ठीक, ये हो गई इसकी एंट्री। अब इसके आगे देख लेते हैं और कौन कौन सी एंट्री होगी। अब है कृत्रिम संपत्तियों का अपलेखन। सबसे पहली बात कृत्रिम संपत्तियां होती हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है कि व्यापार को फ़ायदा पहुंचाने के लिए हम लोग कुछ ऐसे व्यय कर देते हैं जो कि बहुत बड़ी मात्रा में हो जाते हैं, जैसे कि विज्ञापन पर बहुत ज़्यादा ही व्यय कर दिया गया है, या फिर प्रारंभिक व्यय यानी कि व्यापार को इस्टेब्लिश करते टाइम बहुत ज़्यादा व्यय कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर कोई ऐसे व्यय जो कि व्यापार के फ़ायदे के लिए किए जा रहे हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा मात्रा में कर दिया गया और उसका जो लाभ है वो आपके व्यापार को काफ़ी लंबे टाइम तक मिलेगा, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, कृत्रिम संपत्तियाँ, यानी कि एक्चुअल में वो संपत्ति नहीं है लेकिन क्योंकि उनका मूल्य बहुत ज़्यादा है और उनसे व्यापार को कई वर्षों तक लाभ होगा, तो इसलिए उन्हें हम लोग कृत्रिम संपत्तियाँ कहते हैं। अब देखिए जब भी नया पार्टनर प्रवेश करता है तो अगर हमारे व्यवसाय में आपका जो क्वेश्चन रहेगा उसमें बैलेंस शीट जो पुराना वाला रहेगा उसमें अगर कोई भी कृत्रिम संपत्ति दिख रही है तो वो कृत्रिम संपत्ति किसकी वजह से होगी, जो कि पुराने साझेदार हैं। ठीक है, तो पुराने साझेदारों की वजह से वो कृत्रिम संपत्ति व्यापार में आई होगी, तो उस कृत्रिम संपत्ति को जो पुराने साझेदार क्या है कि वो अपने पुराने लाभ हानि अनुपात में बांटेंगे, क्योंकि वो उनकी वजह से व्यापार में। देखिए नया साझेदार जब भी व्यापार में प्रवेश करता है तो जो पुरानी चीज़ें हैं जो कि बांटने लायक चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, बांट देते हैं, ताकि नए साझेदार के प्रवेश करने के बाद फिर से एक तरीके से नया फर्म का, जैसे हम लोग कहते हैं ना, फर्म का पुनर्गठन हो गया, तो इसलिए पुरानी जितनी भी चीज़ें होती हैं उन्हें खत्म कर दिया जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे कृत्रिम संपत्तियाँ अगर कुछ रहेंगी व्यापार में और नया साझेदार प्रवेश कर रहा है तो उन पुरानी कृत्रिम संपत्तियों को हम लोग क्या करेंगे, पुराने साझेदारों के पुराने लाभ हानि अनुपात में बांट देंगे। तो इसकी जो जर्नल एंट्री होगी वो होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है, यहाँ फिक्टिशियस एसेट्स मतलब कृत्रिम संपत्तियाँ। अब ये एसेट्स किसे मिल रही है, ओल्ड पार्टनर्स को। पाने वाले क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और ये क्योंकि इन्हें मिल जाएगी तो अब ये खत्म हो जाएगी व्यापार से, तो व्यापार से मतलब कि ये बाहर चली जा रही है एक तरीके से, तो इसे हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर दिए। यहाँ पे आपका हो जाएगा बीइंग रिटन ऑफ, यानी कि अपलेखन करना, यानी कि खत्म करना, रिटन ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक, अब इनका जो भी पुराना लाभ हानि अनुपात होगा उसमें ये लोग क्या करेंगे, बांट लेंगे। अब इसके बाद अब है कि आर्थिक चिट्ठी के दायित्व पक्ष में प्रदर्शित लाभ हानि खाता, संचय, सामान्य संचय, संचय कोष, आकस्मिक कोष आदि को पुराने साझेदारों के मध्य बांटना। देखिए जब कोई नया साझेदार प्रवेश कर रहा है, ठीक है, तो उस टाइम तक की जो बैलेंस शीट है, उसके प्रवेश करने टाइम तक की जो बैलेंस शीट है, उस बैलेंस शीट में अगर जो हमारा दायित्व यानी कि लायबिलिटी साइड है उसमें कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जैसे लाभ हानि खाता यानी प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, संचय यानी कि रिजर्व है, रिजर्व फंड है, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी आपको ये पता होगा कि लाभ हानि जो है वो पुराने साझेदारों का होगा। संचय जो होता है वो हमेशा लाभ से बनता है, यानी कि पुराने साझेदारों के लाभ से ही संचय को बनाया गया होगा। कोई भी कोष है वो पुराने साझेदारों के लाभ से बना होगा, तो इन सभी चीज़ों में हिस्सा किसका है, पुराने साझेदारों का। अब नया साझेदार आएगा तो जब नया साझेदार आ रहा है और पुराने साझेदार इन सब चीज़ों को अपने में नहीं बांटे रहेंगे तो बाद में क्या होगा कि कन्फ्यूज़न होगा कि किसका कितना रकम है, क्योंकि बाद में जब नया साझेदार आ जाएगा तो फिर नए साझेदार का हिस्सा भी उसमें जुड़ता जाएगा, तो कोई किसी के साथ कोई अन्याय ना हो इसके लिए क्या किया जाता है कि जो पहले का कोष है या फिर लाभ हानि है उन सभी को क्या कर दिया जाता है, पुराने साझेदारों का ये सब है तो पुराने साझेदारों में बांट दिया जाता है। अब पुराने साझेदारों में बांटेंगे तो किस में बांटेंगे, उनके पुराने लाभ हानि अनुपात में, तो इसलिए यहाँ पे एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और रिजर्व अकाउंट डेबिट और जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट और रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट और कॉन्टिजेंसी फंड अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
ठीक है, तो ये जर्नल एंट्री होगी। यहाँ पर हम और इसलिए लिखे हैं कि ज़रूरी नहीं कि ये सारी की सारी चीज़ें आपकी बैलेंस शीट में दी हुई हों। इसमें से जो चीज़ें लिखी दी होंगी आपकी बैलेंस शीट में, आप उन्हीं चीज़ों को दिखाएँगे और उन चीज़ों को आपको ओल्ड पार्टनर्स के जो पुराना लाभ-हानि अनुपात है, उस लाभ-हानि अनुपात में बाँट करके दिखाना होगा। ठीक है, तो ये हो गया दायित्व पक्ष में अगर कुछ है। अब देखते हैं अगर संपत्ति पक्ष में तो क्या होगा। देखिए, अगर आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में लाभ-हानि खाता दिया हुआ है, यानी कि क्या हुआ होगा, हमें लॉस हुआ होगा, ठीक है? तो उसे भी क्या कौन बाँटेगा, ये लॉस किसकी वजह से हुआ होगा? पुराने साझेदारों की वजह से। तो पुराने साझेदार ही इस लॉस को क्या करेंगे, अपने पुराने लाभ-हानि अनुपात में बाँटेंगे। तो यहाँ पे भी सिंपल सी एंट्री हो जाएगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक? ये भी उनके पुराने रेशो में बाँटा जाएगा, तो हो जाएगा बीइंग ओल्ड लॉसेस डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और ये भी उनके पुराने लाभ-हानि अनुपात में ही बाँटा जाएगा। तो ये सारी हमारी जर्नल एंट्रियाँ थी जो कि एक नए साझेदार के प्रवेश करने पर आपको करनी पड़ती हैं। क्वेश्चन के हिसाब से हमें सारी जर्नल एंट्रियाँ करनी होंगी, जैसा हमारे क्वेश्चन में दिया होगा उस तरीके से हमें जर्नल एंट्री करनी होगी। ठीक है, तो आपको आई होप कि अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि कब किस टाइम पे आपको कौन सी जर्नल एंट्री करनी है। तो चलिए इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसी और वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस पे। थैंक यू।